नमस्कार दोस्तों, जीएस स्पेशलिस्ट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के दूसरे वीडियो पर, जिसमें हम लोग देखेंगे भारत में तुर्कों का आक्रमण। भारत में तुर्क आक्रमण दो चरणों में होता है। प्रथम चरण में मोहम्मद गजनबी भारत पर आक्रमण करता है तथा दूसरे चरण में मोहम्मद गोरी। तो हमें मोहम्मद गजनबी का एक पार्ट यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जा चुका है, दूसरे पार्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। और इसको समझने के लिए भारत में मोहम्मद गजनबी 17 बार आक्रमण करता है और इसी को पूरी सीक्वेंस से समझना है कि कितना भारत से धन लूटकर वो लेकर जाता है। थैंक यू। मोहम्मद गजनबी जब भारत में आक्रमण करता है तो वो हिंदुशाही राजवंश के खिलाफ आक्रमण करता है। उसका केवल पुश्तैनी जो झगड़ा रहता है वो हिंदुशाही राजवंश जयपाल के विरुद्ध रहता है और इस जयपाल को वह नेस्तनाबूद कर देता है। लगभग भीमपाल तक इसको भीमपाल तक को भी ये हराता है, पूरी डायनेस्टी समाप्त कर देता है। इसको समझना है। तो इस समझने के पहले हमें मोहम्मद गजनबी के भौगोलिक परिदृश्य को समझना पड़ेगा और भारत के उस समय के राजाओं के भौगोलिक परिदृश्य को समझना पड़ेगा। इसके लिए एक फिगर बनाना पड़ेगा। तो ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। और मोहम्मद गजनबी का जो साम्राज्य रहता है वो रहता है यहाँ पे गजनी में। इस जगह का नाम गजनी रहता है जो कि अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में है और इसका स्पेशल नाम गजनी रहता है। गजनी रहता है, इसका स्पेशल नाम गजनी रहता है। और इसमें जयपाल का एक बहुत बड़ा सुंदर बाजार रहता है जिसका नाम है जलालाबाद। बहुत विख्यात बाजार रहता है। इस जगह का नाम है जलालाबाद। और इसकी राजधानी जो रहती है उदय भांडपुर रहती है। और मोहम्मद गजनबी की राजधानी गजनी रहती है और जयपाल की राजधानी उदय भांडपुर रहती है। उदय भांडपुर रहती है, या इसको बहिंद भी कहते हैं। बहिंद भी कहते हैं। ये भौगोलिक सीमा को लेकर झगड़ा होता है। भौगोलिक सीमा को लेकर, क्योंकि गजनी की सीमा जलालाबाद से लगता है और इसी के लिए झगड़ा होता है जलालाबाद के लिए, क्योंकि यहाँ की जो आय रहती है बहुत अच्छा खासा आय रहती है। इसी के लिए झगड़ा रहता है इसका मोहम्मद गजनबी और जयपाल के विरुद्ध। तो ये एलियट महोदय भारत पर आक्रमण के 17 बार का विवरण किए हैं मोहम्मद गजनबी का। तो प्रथम आक्रमण यह 1000 में करता है। प्रथम आक्रमण, अगर हम इसको प्रथम आक्रमण कहेंगे, प्रथम आक्रमण 1000 एडी में करता है और जयपाल से जलालाबाद छीन लेता है। जलालाबाद छीन लेता है और जयपाल अब इसके खिलाफ पूरी मन से, पूरी शिद्दत से हो जाता है और जयपाल अपने
भारतीय राजाओं को एक गुट बनाता है और एक गुट बनाकर उस पर आक्रमण करने की सोचता है। तो इस गुट में बहुत से राजाओं का गुट रहता है। इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है, विषयोत्तर कंसेप्ट हो जाएगा। हमें ये समझना है कि महमूद गजनबी के जो गुप्तचर प्रणाली रहता है वो जयपाल से ज्यादा समझदार रहता है, और जयपाल के गुट बनाने के पहले ही मोहम्मद गजनबी को पता चल जाता है कि जयपाल गुट बना रहा है। तो उसके गुट बनाने के पहले ही फिर 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध मोहम्मद गजनबी युद्ध छेड़ देता है और इसमें निर्णायक लड़ाई होती है जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच। और इसमें लगभग पूरी निर्णायक लड़ाई में जयपाल हार जाता है। जयपाल हार जाता है। जयपाल हार जाता है और जयपाल के खिलाफ एक फिरौती करता है। क्या फिरौती करता है? 1 नंबर की जो फिरौती है वो फिरौती राजा और रानी जयपाल और उसके पत्नी के लिए अलग फिरौती करता है। जयपाल और उसके पत्नी के लिए अलग फिरौती करता है। और ये फिरौती जो है बेटा, ये फिरौती होती है 2.5 लाख की। कितने की फिरौती होती है? 2.5 लाख की। ये सोने के सिक्के में फिरौती होती है। सोने के सिक्के में फिरौती होती है। सोने के सिक्के में फिरौती होती है। और 25 हाथी की फिरौती होती है। हाथी की भी फिरौती होती है। इसके अतिरिक्त 1600 ढाल की भी फिरौती होती है। 1600 ढाल, 1600 ढाल, 5000 भाले की भी फिरौती होती है। तो ये रहा राजा रानी की फिरौती। राजा रानी को हम स्वतंत्र छोड़ेंगे तो हमें ये सारे वस्तु चाहिए। और प्रत्येक सोने के सिक्के का जो वजन रहता है वो नियर अबाउट 120 ग्राम का रहता है। 120 ग्राम का रहता है। उस समय सोने के सिक्के को दिनार भी कहा जाता था और मिस्कल भी कहा जाता था। मिस्कल भी कहा जाता था। अब हमको ये समझना है कि राजा रानी के बदले में तो हो गया, अब उनके पुत्र तथा सगे संबंधी के लिए भी उनको भी छोड़ने के लिए 2 लाख सोने का सिक्का लेता है। ये भी सोने के सिक्के लेता है। और इस प्रकार जब जयपाल को छोड़ता है तो जयपाल उदय भांडपुर आता है अपने राजधानी में, और इसको बहुत ही गलानी महसूस होती है। इस गलानी के चलते वो अग्नि के चिता में कूद कर मर जाता है और अपना राजपाट अपने पुत्र आनंदपाल को दे देता है। अपने पुत्र किसको दे देता है? आनंदपाल को दे देता है। अपना राजपाट आनंद पाल को दे देता है। आनंदपाल उसका पुत्र है। अब कहानी थोड़ा इसको आनंदपाल को यहीं पे छोड़ते हैं और देखिए इसका तो मेन मकसद था लूट, जो मैं पिछले क्लास में करा दिया हूं, पिछले वीडियो में करा दिया हूं। उसको जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक ये 17 आक्रमण समझ में नहीं आएगा। तो ये तीसरा आक्रमण ऊंच के खिलाफ करता है। तीसरा आक्रमण जो करेगा ऊंच के खिलाफ करेगा 4 में। तीसरा आक्रमण ये प्रथम हो गया, ये प्रथम आक्रमण, दूसरा आक्रमण, तीसरा आक्रमण, यानी कि 1 2 3 ये आक्रमण को समझने का प्रयास करते हैं इसको। तो तीसरा आक्रमण कब करता है? 1004 में करता है और
ऊंच के खिलाफ करता है, ऊंच के खिलाफ करता है, खिलाफ करता है, ऊंच के खिलाफ करता है। और यहाँ के राजा को हराता है। यहाँ के राजा का नाम है वज्रा, चाहे बजरा, बजरा रहता है, इसको हराता है। यहाँ से फिरौती करता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको समझने की कोई जरूरत नहीं। इसको हराकर मतलब फिरौती लेकर इसको छोड़ देता है। चौथा आक्रमण ये करता है लगभग 1005 में करता है, चौथा आक्रमण। और एक करता है मुल्तान के विरुद्ध। किसके विरुद्ध करता है? मुल्तान के विरुद्ध। चौथा आक्रमण जो करता है ये मुल्तान के विरुद्ध करता है। ये तो रहा इसका कंसेप्ट, और इसका कंसेप्ट रहेगा मुल्तान के विरुद्ध, मुल्तान के विरुद्ध करता है। और मुल्तान का जो राजा रहता है वो सिया धर्म को मानने वाला रहता है, उसका नाम रहता है फतेह दाऊद। फतेह दाऊद को हराता है और फतेह दाऊद से 2 करोड़ चांदी का सिक्का लेता है। एक चांदी का सिक्का का वजन होता है 350 ग्राम। सोच लीजिए, वो सिक्का लेता है और 350 ग्राम सिक्का का, एक सिक्के का वेट रहता है इतना, तो 350 ग्राम सिक्का लेता है। और इसके अतिरिक्त उसको कहता है कि फतेह दाऊद तुम सुन्नी मुसलमान बन जाओ, ये फिरौती रहा मेरा, तब जाकर तुम्हारा राजपाट हम छोड़ेंगे, वरना नहीं छोड़ेंगे। अब क्या रहा कि और इसके अतिरिक्त यहाँ एक जयपाल का पुत्र या उसका नाती रहता है सुखपाल। क्या रहता है? सुखपाल रहता है, सुखपाल रहता है। इस सुखपाल को वो सुन्नी मुसलमान बना देता है और नाम रखता है इसका, मुसलमानों में जो नाम रहता है वो नाम रहता है नौशाह शाह, नाम रखता है, नौशाह शाह नाम रखता है। और ये दोनों को मुल्तान का लगभग राजा बना देता है। जैसे ही फिर गजनी की तरफ जाता है, नौशाह शाह फिर अपना हिंदू धर्म स्वीकार कर लेता है, और जो फतेह दाऊद था वो फिर अपना सिया धर्म में चला जाता है। फिर वो 5वां आक्रमण मुल्तान के खिलाफ करता है, इसको सबक सिखाने के लिए। वो 1006 में करता है 5वां आक्रमण। फिर वो मुल्तान में करता है। किस पे करता है? मुल्तान में करता है। क्या करने के लिए? सबक सिखाने के लिए। 5वां आक्रमण क्लियर हो गया। अब देखिए, अब फिर ये 6ठा आक्रमण जो करेगा, तब तक ये 5वें आक्रमण तक कहानी ये उसका चलता है पूरी तरह से, साल दर साल चलता है। और उसका हम लोग पहले भी वीडियो में समझ चुके हैं कि वह जो आक्रमण करता है वो उसका एक टाइम पीरियड रहता है। जैसे मान लीजिए वो टाइम पीरियड क्या रहता है, वो लगभग सितंबर अक्टूबर में गजनी से चलता है, और दिसंबर जनवरी फरवरी में भारत पे आक्रमण करता है, भारत के राजाओं पे, और फिर वो मार्च अप्रैल में अपने घर चला जाता है। तो उसका मेन मकसद रहता है अपने बहुत बड़े सेना के खर्चे को उठाने का, सबसे बड़ा उसका जिम्मेदारी रहता है, बहुत ज्यादा सेना रहता है उसके पास। तो ये तो कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ तक इस कहानी को यहाँ तक रहने देते हैं। अब फिर चलते हैं हिंदुशाही राजवंश जयपाल का पुत्र आनंदपाल के पास चलते हैं। ये आनंदपाल के पास चलते हैं। ये 6ठा आक्रमण जो करेगा वो आनंदपाल के खिलाफ करेगा 1008 में। 6ठा आक्रमण जो करेगा, यानी कि 6ठा आक्रमण 1000 वो बेटा 8 में करेगा आनंदपाल के खिलाफ। आनंदपाल के खिलाफ करेगा, आनंदपाल के खिलाफ करेगा। और आनंदपाल के साथ जो लड़ाई होगी वो लड़ाई होगी छाछ की लड़ाई होगी, छाछ की युद्ध होगा। और छाछ के युद्ध में आनंदपाल भी निर्णायक लड़ाई में हार जाता है। निर्णायक लड़ाई में क्या करता है? हार जाता है। और हारने के बाद एक संधि कर लेता है। इससे, किससे?
महमूद गजनवी से, और ये संधि 1012 तक चलती है, यानी 1012 तक अपने साम्राज्य को सुरक्षित आनंदपाल रख लेता है एक संधि के तहत। जब ये जयपाल मरा था, तो जयपाल मारा था तो अग्नि की चिता में कूद के मारा। किसके चलते मारा था? महमूद गजनवी के चलते मारा था। इसी को वो आनंदपाल इसी को ध्यान में रखते हुए वो किससे, यानी कि महमूद गजनवी से बदला लेने का सोचता है, और वो भी भारतीय राजाओं का एक गुट बनाता है। परंतु भारतीय राजाओं का, जितने भी राजाओं के जो सेना होता है, इस युद्ध में समय के पहले पहुंचता नहीं है, जिसके कारण जयपाल भी हारा था और आनंदपाल भी हारा था। तो खैर वो तो कहानी खत्म हो गई, कैसे हारा था उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि हराया था महमूद गजनवी ने, जयपाल को भी हराया था और आनंदपाल को भी हराया था। तो आनंदपाल हार जाता है, और एक मतलब एक संधि के तहत 1008 से लेकर 1012 तक अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखता है। तब तक यहाँ पे फिर देखिए, ये तो सुरक्षित हो गया। अब देखिए क्या होता है कहानी की, सातवां आक्रमण जो करता है वो 1009 में करता है। सातवां आक्रमण कहाँ करता है? 1009 में। कब करता है? 1009 में करता है, और ये करता है नगरकोट पर, जो आज हिमाचल प्रदेश है। वहां पे एक नगरकोट जगह है, इसी नगरकोट पर आक्रमण करता है, और यहाँ के एक मंदिर रहता है, इस मंदिर का नाम रहता है ज्वाला देवी की मंदिर। बहुत ही विख्यात मंदिर रहता है ज्वाला देवी, बहुत लोग जाते हैं। इस ज्वाला देवी मंदिर को लूटता है, और ज्वाला देवी मंदिर को लूटने के पश्चात देखिए यहाँ से कितना धन संपत्ति ले जाता है, ये समझने की जरूरत है। क्योंकि यहीं पे वो बुद्ध सिकन की उपाधि धारण करता है। बुद्ध सिकन या बुद्ध सिकन उपाधि धारण करता है। इसका मतलब है मंदिरों को तोड़ने वाला, मंदिरों को तोड़कर सारी संपत्ति को लूटने वाला। मतलब इसके कंसेप्ट ये है कि मंदिरों को तोड़ता है बस। अब देख लीजिए, यहां से उसे 70 लाख चांदी के सिक्के मिलते हैं। कितने लाख? 70 लाख चांदी के सिक्के मिलते हैं। चांदी के सिक्के मिलते हैं, और 40 मन सोना मिलता है। मन आज भी बिहार में, बंगाल में और झारखंड में 40 किलो का एक मन कहते हैं। तो इसे 40 मन मतलब 40 मन सोना मिलता है, ये समझ लीजिए कहानी। और इसके अतिरिक्त क्या मिलता है कि एक मंदिर मिलती है, वो जो मंदिर है ज्वाला देवी मंदिर, इस मंदिर का जो छत है वो 2.5 फुट मोटा छत है। इस ज्वाला देवी मंदिर का जो छत है वो 2.5 फुट मोटा छत है, और चांदी का छत है। और इस छत को उठाने वाला जो 4 खंभे लगे हुए हैं, 2 सोने के खंभे हैं और 2 चांदी के खंभे हैं। वो 70 लाख चांदी के सिक्कों में अपने जितने भी सगे संबंधी हैं, जितने भी लुटेरा सैनिक है, उसको हिस्सा देता है। 40 मन सोना में भी हिस्सा देता है, परंतु मंदिर के छत में हिस्सा नहीं देता है, और न वो 2 सोने के पिलर और 2 चांदी के पिलर में हिस्सा नहीं देता है। यह बात जो है केवल एलियट महोदय क्या करते हैं, केवल युद्ध का विवरण देते हैं, परंतु धन का विवरण, कितना धन लूट के ले जाता है, ये अल्बोर्नी देता है। इस मैटर को देखिए, इस सारे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो फिरदौसी के शाहनामा को भी पढ़ना पड़ेगा, किताबुल हिंद को भी पढ़ना पड़ेगा, तारीख मसूदी को पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और एलियट को भी पढ़ना पड़ेगा, और तत्पश्चात अल्बोर्नी को तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये रहा इसका कंसेप्ट है। और ज्वाला देवी मंदिर से ये सारे चीज लेकर जाता है, और ये समझ लीजिए कितना धन भारत से लेकर गया था, इसको समझ लीजिए। ऐसा ही भारत को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। अब देखिए, अब ये 8वां आक्रमण जो करेगा, 8वां आक्रमण जो करेगा वो करेगा 1010 में करेगा। ये करेगा फिर मुल्तान के विरुद्ध, मुल्तान के विद्रोह को दबाता है। खैर ये इतना ही समझने की जरूरत है, ये ज्यादा
इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम और आगे फिर चलते हैं। देखिए ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे कंसेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये नौवा आक्रमण जो करेगा, वो नौवा आक्रमण जो करेगा, ये करेगा थानेश्वर पर 1010 में या 11 में करेगा। किसके खिलाफ करेगा? थानेश्वर पर करेगा। थानेश्वर पर करेगा। और यहाँ पे एक मंदिर है, चक्र स्वामी मंदिर। चक्र स्वामी मंदिर है, चक्र स्वामी मंदिर है। और ये चक्र स्वामी मंदिर को लूटता है। और यहाँ पे एक बहुत विख्यात, लगभग बहुत ही विख्यात एक मूर्ति रहता है जिसका नाम है आदमकद की मूर्ति। आदमकद की मूर्ति रहता है। ये मूर्ति बेटा बहुत ही विख्यात होता है। इस मूर्ति को उठवाकर ले जाता है गजनी, और गजनी में एक मदरसा रहता है और मस्जिद भी रहता है। उस मदरसा मस्जिद के सीढ़ियों में लगा देता है, ताकि एक काफिरों के मूर्ति पर इबादत करने अगर मुसलमान जाएं तो लात रख कर जाएं, पैर रख कर जाएं। समझ लीजिए कितना इसका गंदा कंसेप्ट था। ये ऐसा करता है और आदमकद मूर्तियों को ले जाकर मस्जिद में गजनी में लगाता है। तो कंसेप्ट ये तो रहा। अब देखिए यहाँ पे आनंद पाल की मृत्यु जो होती है, वो अब कंसेप्ट आनंद पाल पर चलते हैं, हिंदू शाही राजवंश पर। आनंद पाल की जब मृत्यु 1012 में हो जाती है, तो यहाँ का राजा का नाम है, अब यहाँ पे उसका पुत्र राज करने लगता है, जिसका नाम रहता है त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल रहता है। और त्रिलोचन पाल भी भारतीय राजाओं से साठगांठ करने का प्रयास करता है। तब तक फिर पता चल जाता है किसको? महमूद गजनवी को। तो उसने 10वां आक्रमण कर देता है, लगभग 1014-15 में कर देता है। 10वां आक्रमण 1014-15 में बेटा वो कर देता है। 10वां आक्रमण 1014-15 में वो कर देता है। अब थोड़ा सा मैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। वो 10वां आक्रमण, ये समझ लीजिए 1014-15 में करता है त्रिलोचन पाल के खिलाफ। त्रिलोचन पाल के खिलाफ करता है 10वां आक्रमण, और इसको भी हरा देता है। और ये भाग के चल जाता है कश्मीर। कहां चल जाता है? कश्मीर। कश्मीर में जो राजा रहता है, वो लोहार वंश का राजा रहता है। उसका नाम रहता है संग्राम राज। संग्राम राज रहता है। संग्राम राज रहता है। इस संग्राम राज के यहाँ भाग जाता है। फिर 11वां आक्रमण महमूद गजनवी संग्राम राज के खिलाफ करेगा, क्योंकि वह त्रिलोचन पुश्तैनी दुश्मन को संरक्षण देता है, इसलिए करता है संग्राम राज के खिलाफ। और ये आक्रमण जो रहता है, 11वां आक्रमण रहता है, ये 1516 में करता है। 15 में करता है, समझ लीजिए 1516 एडी में करता है। और यहाँ पे ये लगभग जीत नहीं पाता है, संग्राम राज को हरा नहीं पाता है, क्योंकि वहां की जलवायु लड़ाई योग नहीं रहती है। लगभग जनवरी फरवरी में नहीं रहती है। कश्मीर की जलवायु लड़ाई योग नहीं रहती है, और ठंडी के मारे ही, डर के मारे वो भाग आता है। महमूद गजनवी कहाँ से भाग आता है? कश्मीर से भाग आता है। तो ये तो खैर यहाँ के कंसेप्ट, बस केवल ये समझ लीजिए कि आईएएस मेंस में लिखने के लिए ये कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ। जब तक पूरी सीक्वेंस याद नहीं रहेगा, तब तक आईएएस के इस यानी कि आक्रमण को लिख नहीं पाएंगे। देखिए अब क्या रहता है, 12वां आक्रमण करता है, वो लगभग 1016-17 में, 1016 ही मान लीजिए। 12वां आक्रमण 1016-17 में ही मान लीजिए।
नहीं, 12वां आक्रमण जो करता है 1018 में करता है, सॉरी 1018 में करता है 12वां आक्रमण। और एक करता है, कहाँ पे करता है तो समझने की जरूरत है, एक कन्नौज पे करता है, कन्नौज पे करता है। और कन्नौज का राजा का नाम रहता है राजपाल, राजपाल रहता है। कन्नौज का राजा का नाम क्या रहता है, राजपाल रहता है। और राजपाल बिना युद्ध लड़े भाग भाग जाता है। तो ये भी समझने की जरूरत है कि यह उत्तर भारत के मैदानी भागों में अलबर्नी का प्रथम आक्रमण है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये भारत में, वो पाकिस्तान को अभी थोड़ा सा हटा दीजिए, तो ये मेन भारत में, आज के समकालीन भारत में, लगभग लगभग आज के भारत में ये इसका प्रथम आक्रमण रहता है उत्तरी भारत में मैदान। और इसी में इसी आक्रमण में अलबर्नी महमूद गजनबी के साथ भारत आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। अलबर्नी इसी आक्रमण में आता है। अलबरूनी संस्कृत का भयंकर विद्वान रहता है, बहुत बहुत बड़ा विद्वान रहता है। तो ये जयपाल बिना युद्ध लड़े भाग जाता है। तो जयपाल को, यानी कि भारतीय राजाओं में बहुत ही क्रोध पैदा हो जाता है। एक राजा रहता है कालिंजर का, चंदेल शासक। वो चंदेल शासक विद्याधर, ये राजपूत धर्म का पालन नहीं करता, युद्ध में शहीद नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो विद्याधर इसको उज्जैन के राजाओं के साथ मिलकर ये जयपाल का हत्या कर देता है। और यह बात फिर पता चलता है किसको, महमूद गजनबी को। महमूद गजनबी चाहता है इसको सबक सिखाने के लिए, किसको, विद्याधर को। तो विद्याधर के खिलाफ वो आक्रमण बाद में करेगा, अभी रुक जाइए। ये 13वां आक्रमण वो कर देगा, मथुरा वृंदावन पर करता है। एक 1019 में करता है 13वां आक्रमण, मथुरा वृंदावन पर करता है। कहां पर करता है, मथुरा वृंदावन, वृंदावन पर करता है। कहां पे करता है, मथुरा वृंदावन पर करता है 15वां आक्रमण। यहाँ का राजा का नाम रहता है कुलचंद, कुलचंद्र नाम रहता है। और यह क्वेश्चन कि मथुरा वृंदावन का राजा क्या नाम था महमूद गजनबी के टाइम में, वो कुलचंद ये राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है। मतलब एक कुल मिलाकर ये असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन ये आया है। और ये लगभग ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो मथुरा वृंदावन पर राज जो करने वाला था उसका नाम था कुलचंद, और इस पर यह आक्रमण करता है 13वां आक्रमण। और यहां से लगभग 10 मन सोना को लूटता है, 10 मन सोना लूटता है। और लगभग 10 मन सोना नहीं, 5 मन सोना लूटता है, सॉरी 5 मन सोना लूटता है, 5 मन सोना लूटता है। और 10 लाख चांदी के सिक्के लूटता है, 10 लाख चांदी के सिक्का लूटता है, 10 लाख चांदी के सिक्का लूटता है। 200 चांदी की मूर्तियां लूटता है, 200 चांदी के मूर्ति लूटता है, 200 चांदी के मूर्ति लूटता है। 14वां आक्रमण 1020 में कर देता है। और एक करता है कालिंजर के शासक विद्याधर के खिलाफ, कालिंजर के शासक विद्याधर के खिलाफ करता है, विद्याधर के खिलाफ करता है। और इनको ऐसा मान लीजिए कि विद्याधर को महमूद गजनबी कभी हरा नहीं पाया था। भले ही एक बार ये लड़ाई से भाग चुके थे, लेकिन हरा नहीं पाया था। विद्याधर कालिंजर के शासक जो राजपाल का हत्या का सबसे बड़ा एक कारक है, यही राजपाल की हत्या किए थे।
15वां आक्रमण वो 1022 में करता है, 1022 एडी में करता है, 1022 एडी में करता है 15वां आक्रमण, और ये पंजाब पे करता है। कहां पे करता है? ये पंजाब में करता है। 15वां आक्रमण पंजाब में करता है, और यहाँ पे अपना एक चमचा को राजा बनाता है, और याकू को राजा बनाता है, और याकू को राजा बनाता है। 16वां आक्रमण, वो 16वां आक्रमण मोस्ट इंपोर्टेंट है। 16वां आक्रमण ये करता है 1025 में करता है, 1025 एडी में 16वां आक्रमण करता है, और ये करता है गुजरात के खिलाफ। गुजरात के एक राजा का नाम रहता है भीम प्रथम, भीम प्रथम राजा का नाम रहता है, और ये स्पेशली मंदिर पर आक्रमण करता है। इस मंदिर का नाम है सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर रहता है, सोमनाथ का मंदिर रहता है। सोमनाथ मंदिरों में 50,000 ब्राह्मण रहते हैं। इन ब्राह्मणों का 50,000 ब्राह्मण की हत्या करवा देता है, और यहाँ से लूट लेता है लगभग 20 लाख स्वर्ण सिक्का लूटता है, 20 लाख स्वर्ण सिक्का लूटता है, स्वर्ण सिक्का लूटता है 20 लाख। सोच लीजिए एक सिक्के का जो वजन है 120 ग्राम है, तो सोच लीजिए स्वर्ण सिक्का कितना ले जाता है। मूर्ति का तो कोई गारंटी नहीं कितना मूर्ति उठा ले गया। भगवान शिव का वहां पे ऐसा कंसेप्ट था कि भगवान शिव हवा में लटके हुए हैं, परंतु वो चुंबकीय शक्ति था, चारों दिशाओं के जो चुंबकीय शक्ति है, बीच में वो हवा में भगवान शिव लटके हुए थे। शिव मंदिर है सोमनाथ, तो वो कंसेप्ट अलग है कि एक भाग को तोड़ा और शिव भगवान गिर गए। तो हिंदुओं में ऐसा कंसेप्ट था कि भगवान शिव नहीं गिरेंगे, भगवान शिव महमूद गजनवी को नाश कर देंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं, भगवान शिव को भी उठा ले गया, भगवान शिव को भी बर्बाद कर दिया, और मंदिर मस्जिद मंदिर सारा तोड़कर यहाँ के जितने भी धन संपत्ति है सब लूट ले गया। 50,000 जो हिंदू थे इनको भी कत्लेआम मचाया। कहा जाता है कि भीम प्रथम बिना युद्ध लड़े भाग गया, परंतु मेरा कंसेप्ट है कि भीम प्रथम भागा नहीं। भीम प्रथम को पता ही नहीं था कि सोमनाथ मंदिर पर 1.5 लाख सेना लेकर वो आ रहा है, 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख सेना लेकर आ रहा है। इसी कारण वो अचानक लड़ाई को देखकर वो टिक नहीं पाए और भाग गए। ये कहानी कंसेप्ट रहा। तो ये जब ये सोमनाथ मंदिरों को लूट कर राजस्थान की तरफ से नहीं गया था, भले ही राजस्थान की तरफ से आया लेकिन गया नहीं, वो गया सिंध की तरफ से। सिंध में एक जाट थे भीम सिंह जाट थे, भीम सिंह जाट था, भीम सिंह जाट। इसके 50% संपत्ति को लूट लिया, 50% संपत्ति को लूट लिया इसके भीम सिंह जाट। ये सारी कहानी अलबुर्नी की कंसेप्ट में है, अलबुर्नी की किताब में, किताबुल हिंद में है। 50% संपत्ति को लूट लिया, बहुत से जो दास लेकर बना के लेके जा रहा था दासों को लूट लिया, 30,000 स्त्री को भी लूट लिया, 30,000 स्त्री को लूट लिया। ये सारी स्त्री जहाँ के थे वहां भेजने की व्यवस्था की है, क्योंकि हिंदू में ऐसा कंसेप्ट रहा है कि लोगों को बहुत माना जाता है, उनको अपने देश लौटा दिया जाता है, ऐसा कंसेप्ट रहा है। लेकिन जो संपत्ति लूटा वो अपने जाट समुदाय में ही बांटने का काम किया, क्योंकि सब लोग मिलकर लूटे ही थे। तो ये तो रहा आपका। अब ये भीम सिंह जाट को हराने के लिए, सबक सिखाने के लिए 1027 में फिर आक्रमण कर देता है। 1027 में आक्रमण करता है। ये अंतिम आक्रमण उसका रहता है, ये 17वां आक्रमण रहता है। 1027 में 17वां अंतिम आक्रमण रहता है। इसके बाद वो तो मर ही जाता है 1030 में। 1030 में वो मर जाता है, गजनी में मर जाता है। और 1027 में वो जाटों के खिलाफ आक्रमण करता है और जाट को नेस्तनाबूद कर देता है, मतलब पूरी तरह से तबाह कर देता है। तो ये रहा महमूद गजनवी के पूरी कंसेप्ट, इसको समझने की जरूरत है। ये पूरी सीक्वेंस है, बिना सीक्वेंस से आप यूपीएससी मेंस नहीं लिख सकते। पूरे दिल में, पूरे दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए, और ये कंसेप्ट पूरा सीक्वेंस से होना चाहिए, तभी कंसेप्ट, तभी क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, चाहे आप लिखें चाहे कोई भी लिख सकता है। अब रहा कि जो मैं टॉपिक पढ़ा दिया महमूद गजनवी का भारत में आक्रमण, इसका प्रथम पार्ट पढ़ा दिया जा चुका है। इसको समझने की जरूरत है। जब तक उसको देखेंगे नहीं, ये पूरी कंसेप्ट, पूरी आक्रमण समझ में नहीं आएगा।
ये लगभग ये भी मान लीजिए महमूद गजनवी जिस प्रकार भारत को लूटा था ना, उसी प्रकार अलाउद्दीन हुसैन ने भी गजनी को लूटा। अलाउद्दीन हुसैन ने गजब का लूटा था और लगभग लगभग 60 लाख लोगों को गजनी मरवाया था। और वहां के जितने भी राजा महाराजा जो उनको कब्र बनाया गया था, कब्र जो बनाया जाता है मुस्लिमों कब्र बनाया जाता है, उनके जो शव होते हैं कब्र बनाया जाता है, एक कब्रों को निकलवा कर जला दिया था। क्योंकि अलाउद्दीन जो था वो गोर का शासक था और अलाउद्दीन के जो पूर्वज थे वो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। भले ही अलाउद्दीन बाद में बन गया था, मुसलमान बन गया था, परंतु जितने भी राजा महाराजा थे गजनी के, वो सारे गजनी को 7 बार लूटा और 7 बार जितने भी इनके कब्रगाह थे, कब्रगाह के हड्डी से निकाल कर उन सारे राजा महाराजा को हड्डी को निकाल कर जला कर राख कर दिया था। ये भी कंसेप्ट आप समझ लीजिए। थैंक यू। अरे